नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने की प्रभातियों की नियुक्ति। देखे किस नेता को किस राज्य का मिला जिम्मा। नीतीश की पलटचाल, ममता केजरीवाल भी कांग्रेस को दिखा रहे आग। जानेंगे कि बीजेपी के लिए अब क्यों सब सेट है। भारत और फ्रांस के रिश्तों की मजबूती कितनी है, बताएंगे आपको, जो बातें दे रही है गवाही। बीजेपी इस साल होने वाले आम चुनाव में कोई ढिलाई नहीं छोड़ना चाह रही है। सत्ता की हैट्रिक लगाने के क्रम में अब पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले विभिन्न राज्यों में प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से ये नियुक्तियां की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह के हस्ताक्षर वाली लिस्ट पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। सूची में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारी और सह प्रभारियों के नाम शामिल है। इस सूची में कई नाम पहले वाले ही है। खास बात यह है कि लिस्ट में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा अधिक ध्यान दिया है। पार्टी की तरफ से राज्य में 3 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे समझा जा सकता है कि पार्टी बंगाल को लेकर कितनी गंभीर है। सूची के अनुसार यूपी में बैजंत पांडा, उत्तराखंड में दुष्यंत कुमार गौतम, बिहार में विनोद तावड़े और सांसद दीपक प्रकाश, झारखंड के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम है। हरियाणा की जिम्मेदारी विप्लव कुमार देव और सुरेंद्र नागर, हिमाचल प्रदेश श्रीकांत शर्मा और संजय टंडन, जम्मू कश्मीर तरुण शुभ और आशीष सूद, पंजाब में विजय भाई रूपाणी और नरेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे, अमित मालवीय और आशा लाकड़ा के नाम हैं। लिस्ट में मध्य प्रदेश में एमएलसी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सतीश उपाध्याय, ओडिशा में विजयपाल सिंह तोमर और लता हुसैंडी, पुडुचेरी में निर्मल कुमार सुराना, सिक्किम में दिलीप जायसवाल का नाम है। पार्टी की सूची में तमिलनाडु में अरविंद मेनन और सुधाकर रेड्डी, केरल में प्रकाश जावड़ेकर, कर्नाटक में राधा मोहन दास अग्रवाल और सुधाकर रेड्डी, लक्षद्वीप में अरविंद मेनन का नाम है। अंडमान और निकोबार के लिए वाई सत्या कुमार, अरुणाचल प्रदेश के लिए अशोक सिंघम का नाम लिस्ट में है। लोकसभा चुनाव में अब बमुश्किल 2-2.5 महीने ही बचे हैं। नरेंद्र मोदी की निगाह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरा ऐसा प्रधानमंत्री बनने पर है जो लगातार 3 बार सत्ता के सिंहासन पर बैठा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर से पैदा हुए हिंदुत्व लहर पर सवार बीजेपी जाति को साधने में भी पीछे नहीं है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान हो चुका है। दलितों को लुभाने के लिए बड़ा अभियान शुरू करने का प्लान भी तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ विपक्ष, खासकर उसके सबसे बड़ा गठबंधन यानी इंडिया की नजर हर हाल में मोदी के विजय रथ को रोकने पर है। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्ष का इंडिया हाफने लगा है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि जिसकी पहल पर विपक्षी गठबंधन ने आकार लिया, वही नीतीश कुमार अब पलटी मारने जा रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे युद्ध शुरू होने से ऐन पहले सारथी ही पाला बदल ले। नीतीश के संभावित यू टर्न के अलावा ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस को आग दिखा रहे हैं। कई और राज्यों में भी विपक्षी गठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशान लगा हुआ है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यूपी ही नहीं, तकरीबन पूरे देश में एक ही लहर सी पैदा हुई, जिसे राम लहर कह सकते हैं। चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा, क्योंकि इससे उसका हिंदुत्व वोट बैंक सध रहा है। लेकिन बीजेपी सिर्फ इतने से ही संतुष्ट नहीं है। हिंदुत्व वोटों के साथ साथ वह जातिगत समीकरणों को भी साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन मोदी सरकार ने समाजवादी दिग्गज कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया। इसके जरिए बीजेपी ने पिछड़े वर्ग और उसमें भी खासकर अत्यंत पिछड़ी जातियों यानी EBC
80 पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने की कोशिश की। इसके अलावा जल्द ही पार्टी देश भर में दलित समुदायों को साधने के लिए बड़ा अभियान छेड़ने जा रही है। उनके लिए जगह जगह सम्मेलन होंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं दलित समुदाय तक पहुंचेंगे और उनके हित के लिए मोदी सरकार के फैसले को बताएंगे। जाहिर है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट करने की कवायद करने वाले नीतीश कुमार के अब खुद यू टर्न लेने की चर्चा है। जेडीयू चीफ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही पिछले साल जून में पटना में विपक्षी दलों के महाजुटान की थी। उनकी पहल पर ही विपक्ष के तमाम दल मतभेदों के बावजूद एक प्लेटफॉर्म पर आने को तैयार हुए ताकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सीटों पर विपक्ष की तरह से साझा उम्मीदवार उतारा जा सके। लेकिन जब चुनाव एकदम सिर पर आ गया तो नीतीश कुमार ही पाला बदलने जा रहे हैं। तिनका जोड़कर विपक्षी एकजुटता का ताना बाना तैयार करने वाले जेडीयू चीफ ऐन वक्त पर खुद ही गठबंधन से दूर होने जा रहे हैं। ये विपक्षी गठबंधन के लिए बहुत ही बड़ा झटका है। सिर्फ नीतीश या ममता ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी विपक्षी गठबंधन की नाव में छेद करती दिख रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों को जीतेगी, यानी सभी सीटों पर चुनाव भी लड़ेगी। माना इतना जा रहा है, इतना बड़ा ऐलान खुद से नहीं कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की सहमति जरूरी ली होगी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी गुजरात और हरियाणा जैसे राज्य में भी कांग्रेस से अपने लिए लोकसभा सीटों की मांग कर रही है। दिल्ली की 7 सीटों को लेकर तो दोनों पार्टियों में बात बन सकती है, लेकिन पंजाब का मामला फंस चुका है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की राज्य इकाई भी आम आदमी पार्टी से किसी तरह का गठबंधन नहीं चाहती है, लेकिन आला कमान के स्तर पर सीटों के तालमेल की कोशिश की जा रही है। केरल में भी विपक्षी गठबंधन धरातल पर उतरना नहीं चाहता है। सूबे में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ और लेफ्ट की एलडीएफ एक दूसरे की कट्टर प्रतिद्वंदी है। कांग्रेस और लेफ्ट जब पहले भी बंगाल में हाथ मिला चुके हैं, तब भी केरल में वे दूर दूर ही रहे थे। इस बार भी राज्य में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच मुकाबला दिखेगा, जबकि पश्चिम बंगाल में दोनों गलबलिया कर रहे हैं। यानी केरल में विपक्षी इंडिया न कागज पर दिखेगा और ना ही जमीन पर। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी में भी विपक्षी एकजुटता के चिथड़े हो चुके हैं। मायावती की बहुजन समाज पार्टी पहले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा नहीं है। अखिलेश की समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की आरएलडी भले ही कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन सीट शेयरिंग पर बात बनती नहीं दिख रही है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने जो कांग्रेस का इंतजार किए बिना जयंत चौधरी के साथ सीट शेयरिंग का ऐलान भी कर दिया। यूपी में कांग्रेस करीब 2 दर्जन सीटें चाह रही है, लेकिन अखिलेश 2 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं थे। हालांकि शनिवार को अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यूपी में कांग्रेस 11 सीटों पर लड़ेगी। ऐसा ही हाल महाराष्ट्र का है। यूपी के बाद लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में है। यहाँ महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना यानी यूबीटी और शरद पवार की अगुवाई वाले एनसीपी का गुट शामिल है। यहाँ सीट शेयरिंग पर पेच कितनी बुरी तरह फंसा हुआ है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी वजह से ही कांग्रेस के बड़े युवा चेहरों में शुमार रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी और एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना का दामन थाम लिया। देवड़ा जिस मुंबई साउथ सीट से लड़ना चाह रहे थे, उस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी ने दावा ठोक रखा है। 48 लोकसभा सीट वाले महाराष्ट्र में शिवसेना यानी यूबीटी अकेले अपने लिए 23 सीटों पर अड़ी है, यानी बाकी कांग्रेस, एनसीपी और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के लिए सिर्फ 25 सीटें ही बचेगी। जाहिर है कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग बहुत ही उलझा हुआ है।
भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आ गई है। दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इस बार गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट थे। इस बार फ्रांस के 4 लोगों को पद्म सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई। इन चारों लोगों को पद्मश्री सम्मान के लिए चुना गया। भारत के दौरे पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी के साथ गाजा में संघर्ष और आतंकवाद एवं मानवीय पहलुओं सहित इसके विभिन्न आयामों पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं ने लाल सागर में उभरती सुरक्षा स्थिति, संभावित व्यवधान और वास्तविक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की है। इसके साथ ही भारत और फ्रांस के बीच एक रक्षा औद्योगिक साझेदारी रोड मैप पर सहमति बनी है, जो प्रमुख सैन्य हार्डवेयर एवं प्लेटफॉर्म का सह विकास व सह उत्पादन का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा अंतरिक्ष, जमीनी युद्ध, साइबर जगत और कृत्रिम मेधा सहित कई क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देगा। फ्रांस के साथ साझेदारी के तहत भारत को लेकर एक अहम फैसला हुआ है। फ्रांसीसी इंजन बनाने वाली कंपनी सफरान ने भारत में फाइटर जेट के इंजन तैयार करने के तहत 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का फैसला किया है। इससे देश में ही फाइटर इंजन तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि भारत द्वारा फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों के 26 नौसैन्य संस्करण और 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की प्रस्तावित खरीदी पर कोई घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि समझा जाता है कि अरबों डॉलर के सौदों के लिए कीमतों पर वार्ता अभी भी हो रही है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों के बीच हुई वार्ता के नतीजों की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि टाटा और एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने कहा है कि वह देश में हेलीकॉप्टर बनाने का संयंत्र स्थापित करने के लिए टाटा समूह के साथ साझेदारी कर रहा है। एयरबस हेलीकॉप्टर ने एक बयान में कहा है कि वह फाइनल असेंबली लाइन यानी विनिर्माण इकाई के जरिए सिविल रेंज के एयरबस H125 हेलीकॉप्टर का विनिर्माण करेगी। उसका उत्पादन भारत और कुछ पड़ोसी देशों को निर्यात करने को लेकर किया जाएगा। इस साझेदारी के तहत टाटा समूह की अनुषंगी कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ संयंत्र स्थापित करेगी। भारत और फ्रांस ने रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी पर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। उपग्रह प्रक्षेपण में सहयोग के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता कार्यक्रम पर संयुक्त कार्य की सुविधा प्रदान करेगा। इससे सैन्य उपग्रहों को विकसित करने और अंतरिक्ष ट्रैफिक एवं मलबे पर जानकारी साझा करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। दोनों पक्षों ने असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया। इसके साथ ही छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों यानी SMR पर बहुत सकारात्मक आगे की ओर ले जाने वाली बातचीत हुई है। दोनों देशों की बातचीत के बाद कहा गया है कि भारत फ्रांस रक्षा औद्योगिकी मैप, रोबोटिक्स, स्वचालित वाहन और साइबर रक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा, दोनों देशों ने 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के पेशेवरों को एक दूसरे के देश में भेजने की योजना और स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल कर चुके भारतीय छात्रों के लिए 5 साल की वैधता के साथ शेंगेन वीजा भी मुख्य निर्णयों में शामिल है। दोनों पक्षों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसमें एक रक्षा अंतरिक्ष साझेदारी पर और दूसरा उपग्रह प्रक्षेपण पर। दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए समझौते भी किए। क्वात्रा ने कहा कि इस बात पर सहमति बनी है कि वर्ष 2026 में भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा।
एएसआई की स्टडी रिपोर्ट ने मंदिर पक्ष के लोगों के अंदर एक नए जोश का संचार कर दिया है। जी हाँ, सर्वे रिपोर्ट ने उनकी मान्यताओं पर एक वैज्ञानिक पुष्टि की मोहर लगा दी है। स्टडी रिपोर्ट बाहर आते ही अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्र आनंद ने ज्ञानवापी के मुक्त होने तक अन्न का त्याग कर दिया है। इस बात का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक ज्ञानवापी मुक्त नहीं हो जाती तब तक वह अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे। यह उनका तप है। उनके जैसे हजारों संत और आस्थावान लोग हैं जो ज्ञानवापी मुक्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। ऐसे में उनका ये एक छोटा सा प्रयास है। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद ने शनिवार को बयान जारी करते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर को जब तक राम मंदिर की तर्ज पर मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक वह अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा है कि वह एक दंडी स्वामी है और यह उनका व्यक्तिगत फैसला है। समाज में हजारों लाखों संत, ऋषि और आम लोग ज्ञानवापी मुक्ति के लिए अलग अलग तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे में इस यज्ञ में उनका यह संकल्प ज्ञानवापी मुक्ति आंदोलन के यज्ञ में बहुत छोटी आहुति है। जब तक ज्ञानवापी की मुक्ति नहीं हो जाएगी, मैं महज दूध और फल का ही सेवन करूंगा। मुस्लिम पक्ष अब हिंदुओं को सौंपे ज्ञानवापी। जी हाँ, स्वामी जितेंद्रानंद ने कहा कि एएसआई की स्टडी रिपोर्ट्स में पूरा सच सामने आ गया। हालांकि यह सच मंदिर पक्ष के साथ पूरा देश पहले से ही जान रहा है, लेकिन एएसआई की रिपोर्ट ने उस पर अपनी वैज्ञानिक मोहर लगा दी है। ऐसे में मैं एक बार फिर से अपील करना चाहूँगा कि मुस्लिम पक्ष को वह पूरा परिसर हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, क्योंकि अब ये प्रामाणिक हो चुका है, साफ हो चुका है कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर ही बनाई गई है। भारत के दिग्गज अमीरों में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी का नाम आता है। इन अरबपतियों की देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस समय कंगाली के दौर से गुजर रहा है। लोगों के लिए आटा, चावल, दाल और आलू की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन महाकंगाल पाकिस्तान में भी कुछ लोगों के पास काफ़ी दौलत है। पाकिस्तान के ऐसे ही अमीरों में मियां मोहम्मद मंशा का नाम शामिल है। मियां मोहम्मद को पाकिस्तान का मुकेश अंबानी भी कहा जाता है। हालांकि दौलत के मामले में मियां मंशा मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और रतन टाटा जैसे दिग्गजों के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं, लेकिन मियां मंशा का नाम पाकिस्तान के टॉप उद्योगपतियों में शामिल है। मियां मोहम्मद मंशा भारत के खास नाता है। मियां मोहम्मद मंशा का भारत से खास नाता है। दरअसल मियां मोहम्मद का जन्म साल 1941 में भारत में हुआ था। साल 1947 में विभाजन के दौरान उनके परिवार के पाकिस्तान जाने का फैसला हुआ। इससे पहले वह भारत में ही रहा करते थे। मुकेश अंबानी की तरह मोहम्मद मंशा को उनके परोपकार, बड़े कारोबार और मेहनती रवैये के लिए जाना जाता है। मौजूदा समय में वह पाकिस्तान के अरबपतियों में शाहिद खान के बाद दूसरे सबसे अमीर पाकिस्तानी हैं। 69 लाख रुपए का दिया था दान। जी हाँ, मियां मंशा एक बहुत अच्छे इंसान भी है। उन्होंने हाल ही में बाढ़ राहत कोष के लिए 69 लाख रुपए का दान दिया था। वह कई संस्थानों में भी काम करते हैं। उन्हें पाकिस्तान का सम्मान मिला हुआ है। मियां मंशा को गाड़ियों का काफ़ी शौक है। उनके पास मर्सिडीज, जगुआर, पार्श, BMW और रेंज रोवर जैसी कई गाड़ियां हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मंशा के वर्तमान कुल संपत्ति लगभग 5 मिलियन है। यह भारत के अरबपतियों मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा और अन्य की कुल संपत्ति के आसपास भी नहीं है। उन्होंने निताश टेक्सटाइल मिल्स की शुरुआत की थी। यह उनके पिता की मृत्यु के बाद मंशा को विरासत में मिली थी। वर्तमान में निषाद समूह पाकिस्तान में सूती कपड़ों का सबसे बड़ा निर्यातक और पाकिस्तान में सबसे बड़ा निजी नियोक्ता है। कपास व्यवसाय के अलावा अरबपति की कंपनी बिजली परियोजनाओं, सीमेंट, बीमा व्यवसाय, बैंकों और अन्य में शामिल है।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी ने नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी एनएक्सटी के कार्यान्वयन के संबंध में सभी हितधारकों से राय मांगी है। इस संबंध में एनएमसी की तरफ से एक नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नेशनल एग्जिट टेस्ट परीक्षा आयोजित करने के कार्यान्वयन तैयारी की जांच के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की मंजूरी से गठित समिति की सिफारिशों के अनुसार एनएमसी द्वारा सभी हितधारकों की बहुमूल्य प्रतिक्रिया आमंत्रित की जाती है। नोटिस के मुताबिक हितधारकों से एनएमसी के नेशनल एग्जिट टेस्ट रेगुलेशन 2023 की समीक्षा करने का आग्रह किया गया है। साथ ही सभी संबंधित पक्षों से फीडबैक 7 फरवरी तक ऑनलाइन जमा करने को कहा गया है। आपको बताते चले कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले साल अक्टूबर में 2020 बैच के अंतिम वर्ष के एमबीबीएस छात्रों के लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और मेडिकल कॉलेजों की तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया था। पिछले वर्ष जून में जारी नेशनल एग्जिट टेस्ट विनियम 2023 के अनुसार परीक्षा में 2 चरण शामिल होंगे, जिसे एनईएक्सटी चरण 1 और एनईएक्सटी चरण 2 के नाम से जाना जाएगा। साथ ही यह परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाएगी। एनईएक्सटी एक लाइसेंस के रूप में काम करेगा, यानी भारतीय व विदेशों में डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों को यह परीक्षा पास करने पर प्रैक्टिस की अनुमति दी जाएगी। साथ ही इस परीक्षा को पास करने वाले अभ्यर्थियों को देश भर के मेडिकल कॉलेजों में पीजी कोर्सेज में प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि यह परीक्षा नीट पीजी की जगह लेगी। अब जब एनएमसी ने हितधारकों से फीडबैक मांग लिया है, तो कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही एनईएक्सटी परीक्षा को लेकर ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि 2025 में पहली बार एनईएक्सटी परीक्षा आयोजित की जा सकती है। कंगुआ में विलन बने बॉबी देओल की पहली झलक सामने आ चुकी है। इससे पहले फिल्म से सूर्या का पोस्टर जारी हुआ था और उन्हें काफी तारीफें भी मिली थी। बॉबी का लुक देखकर लोगों का इस फिल्म के टीजर को लेकर इंतजार अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। बता दें कि इस फिल्म यानी कंगुआ में बॉबी देओल जिस विलन की भूमिका को जीने जा रहे हैं, उसका नाम है उधेरन। इस पोस्टर में उधेरन के बाल लंबे और माथे पर 12 सिंगा के सिंह की तरह मुकुट नजर आ रहा है। आसपास जितनी दूर तलक नजर डाले उनके कबीले के लोग ही नजर आ रहे हैं। पोस्टर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपने राजा से प्यार भी करते हैं। लोगों ने कहा, अभी हम एनिमल से बाहर भी नहीं निकल पाए, और लोग इस तस्वीर को देखकर इतने हैरान हैं कि एक ने तो कह भी डाला है, अभी हम एनिमल से बाहर भी नहीं निकल पाए, और आपने अब ये पोस्टर रख दिया। एक ने लिखा है, कॉलीवुड में स्वागत है सर। एक और फैन ने कहा, आज तक का सबसे खतरनाक विलन। हालांकि कुछ लोग अभी भी जब नाम से बाहर नहीं निकल पाए हैं। वो वेब सीरीज आश्रम में उनका पेट डायलॉग है। एक फैन ने लिखा, आज तक ऐसा लुक हमने कभी किसी का भी नहीं देखा। मेगा स्टार सूर्या की अपकमिंग फिल्म कंगुआ में है दिशा पाटनी। जी हाँ, बताया जा चुका है कि मेगा स्टार सूर्या की अपकमिंग फिल्म कंगुआ फिल्म दुनिया भर में 38 भाषाओं में बताया जा चुका है कि मेगा स्टार सूर्या की अपकमिंग फिल्म कंगुआ फिल्म दुनिया भर में 38 भाषाओं में अलग अलग फॉर्मेट में रिलीज की जाएगी। कंगुआ का निर्देशन शिव कर रहे हैं, जिसमें सूर्या और दिशा पाटनी लीड रोल में है। खबर थी कि ये फिल्म 2024 की गर्मियों में रिलीज होने जा रही है।